देश की आवाज, इंडिया का सर्वे, इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने आपके सामने रखा है और आज इस सर्वे में हम सारी सीटें आपके सामने दिखाने वाले हैं। सारी 543 सीटों का हाल क्या कह रहा है देश का मूड। पटना, अभी हमने बिहार की सीटों की चर्चा की है, हमने कई रीजन्स की बात की। अब मैं आखिरी रीजन के साथ आपके सामने बिहार की 40 सीटें पूरी की पूरी रखने जा रहा हूं। अब बात हम कर रहे हैं सीमांचल की। सीमांचल में 7 सीटें आती हैं। मुस्लिम वोट का काफी कंसंट्रेशन यहां पर है कुछ पॉकेट्स में, और वो आपको दिखाई भी देगा। 2 सीटों पर बीजेपी हमें जीतती हुई दिखाई देती है। आरजेडी 2 सीट पर, जेडीयू 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर, आरएलजेपी 1 सीट पर। यही वो रीजन है जहां से कांग्रेस पार्टी को पिछली बार पूरे विपक्ष में से केवल 1 सीट निकाली थी कांग्रेस ने, वो इसी सीमांचल से किशनगंज की सीट जीती थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के पास भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके साथ ही अब आपके सामने हम 40 सीटों का पूरा डेटा रख दें। बिहार की 40 सीटों में से कितनी बीजेपी को, कितनी बीजेपी के सहयोगियों को और कितनी बाकी गठबंधन के इंडिया गठबंधन के दलों को, तो 20 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ आप जोड़ दीजिए चिराग पासवान के जो 3 सीटें हैं और पशुपति पारस की जो 1 सीट है, 4, तो ये 24 सीटों पर खड़ा हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। कंपेयर करने के लिए मैं याद दिला दूं, ये 2019 के अंदर 39 था, 39, और इस वक्त हमें ये एनडीए गठबंधन 24 पर आकर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधा 15 सीटों का नुकसान एनडीए के लिए हो सकता है। हमारा सर्वे ये कह रहा है बिहार के अंदर, और ये बड़ी डैमेज होगी एनडीए के लिए। 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप केवल बीजेपी की टैली देखेंगे, बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी। बीजेपी अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसको कम सीटें देनी पड़ रही हैं सहयोगी दलों को, लेकिन एनडीए की टैली, गठबंधन की टैली, वो नीचे आ रही है। और दूसरी ओर महागठबंधन की पार्टियों में आप देखिए तो जेडीयू को 7 सीट, आरजेडी को 7 सीट, ये 14 सीट हो जाती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, ये 16 सीट। तो 16 सीट जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं गठबंधन को। 24 और 16 ये बिहार की 40 सीटों का खाका है। सबसे पहले भावेश, बीजेपी के लिए नुकसान तो है ही नहीं, उस रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि बीजेपी के पास जो भी एलाइज है वो बहुत कमजोर स्थिति में है। और उस तरह की जो डेवलपमेंट जो 2014 में हुई थी, जब एलजेपी उनके साथ जुड़ी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जुड़ी थी, तो उन दोनों ने भी लगभग क्लीन स्वीप किया था। तो वो बड़ी स्थिति बीजेपी के पास नहीं है। आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी भी टूट गई है, 2 भागों में बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी पार्टी का मर्ज कर चुके। तो आज की डेट में जो बीजेपी के साथ जो भी एलाइज हैं वो पहले वाली स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से बीजेपी का जो नुकसान हो रहा है वो एलाइज की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, बीजेपी अपना टैली जरूर सुधार करेगी। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। अब रीजन वाइज यदि जाएंगे, जैसे आप मिथिलांचल का रीजन लीजिए, मिथिलांचल में बीजेपी वहाँ अच्छा बेटर परफॉर्म कर रही है। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो देखिए इकोनॉमिक इशू है, वहाँ पे आप देखिए बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ के दरभंगा में जो एयरपोर्ट है उसको चालू किया, जिसके वहाँ से जो आने वाले दिल्ली से या मुंबई से या बैंगलोर से आने जाने वाले लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। दूसरा, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने एम्स दिया है। उसके बाद ये सब कई सारे इश्यूज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो कास्ट फैक्टर जिसका हम लोग बार बार डिस्कस करें, देखिए जी जो मिथिलांचल रीजन आता है, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, झंझारपुर हो गया, इन सब रीजन में जो एक कास्ट होता है मल्लाह जाति, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होता है वहाँ पे, जिसके वजह से बीजेपी वहाँ पे अच्छा करते हैं। एक और फैक्टर है वहाँ पे, आप देखेंगे कि जब लगभग 30 साल से इन लोगों की गवर्नमेंट है, 33 ईयर्स से इन लोगों की गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखेंगे पूरे बिहार में जो अलग अलग रीजन की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे मिथिलांचल में आप देखेंगे तो पान, माछ, मखान वहाँ की एक विशेषता होती थी। वहाँ से लोग जो किसान थे इन बिजनेस से जुड़े हुए होते थे। तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह नेगलेक्ट किया गया, जिसके बाद से एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है जो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी बार बार डिक्लाइन की हो रही है। देखिए 2020 में आरजेडी भी अच्छा परफॉर्म की, बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म की, लेकिन एक नीतीश कुमार थे, उनकी पार्टी पहले नंबर से तीसरे नंबर पर कैसे आ गई? उसकी सबसे बड़ी वजह थी, आपको याद होगा कोविड के टाइम में, आपको याद होगा जब मुंबई से, दिल्ली से या अलग अलग राज्यों से जब मजदूर जब वापस जा रहे थे, सभी स्टेट के सीएम ने अपने अपने लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेन भेजा, वहाँ पे क्वारंटाइन किया। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट था जहां का सीएम ने इन लोगों आप कह रहे हैं कि ये सारे नीतीश कुमार की स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की जितने मुद्दे थे वो सभी लोगों के दिमाग में रहेंगे। बिल्कुल, गवर्नेंस का एक इशू है जिसके चेहरा नीतीश कुमार का देख रहे हैं।
बिल्कुल, आप देखेंगे जैसे देखिए बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे जो भी आपको नीतीश कुमार की टैली जो भी दिख रही 7 सीटों का 16 से 7 पे है, ये भी एक फैक्टर बहुत 16 से 7 आई है, 9 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू को, ये बड़ी बात है। बिल्कुल 16 से 7 पे आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनकी पॉपुलैरिटी बार बार घट रही है। देखिए इस डेटा को दो तरीके से देखा जा सकता है। बीजेपी ने अपनी टैली बढ़ाई, 3 सीटें ज्यादा जीत सकती है, जेडीयू को 9 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप गठबंधन के तौर पर देखेंगे तो एनडीए को 15 सीटों का नुकसान और वो सीधी बढ़त जो है वो आपको इंडिया अलायंस के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप मानते हैं कि ये डेटा कुछ रियलिस्टिक आपको लग रहा है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि जो ये आंकड़ा है वो लगभग बिहार की जो भ्रम वाली स्थिति है उसको थोड़ा सा साफ करता दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मतदाता समूह है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा डिलीवरी मैकेनिज्म है। आप सोचिए कि बिहार में बार बार बात होती है जाति जनगणना करा देंगे, जाति पहचान लेंगे, और अगर रेलवे की तरफ से केंद्रीय रेलवे का सबसे बड़ा 12,000 करोड़ के निवेश वाला कारखाना न लगता तो कोई बिहार में बड़ा निवेश नहीं हुआ है। अगर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से आप देखें सड़कें न हो तो कोई ऐसी आपको बढ़िया जो कहते हैं कि स्टेट हाईवे की कोई बहुत बड़ी सड़क नहीं दिखेगी। अगर आप कहें कि जो प्रोजेक्ट के तौर पर कहें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आपको जाते हुए दिखते हैं। और वहां पर नीतीश कुमार का वो वाला दावा जो सुशासन बाबू, जो हर एक को हम डिलीवरी करेंगे, जातियां पिछड़ गई हैं, वो वाला नैरेटिव थोड़ा सा खोखला दिखता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन जातियों को हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्टनर बड़े हल्के हैं, हल्के मतलब मतदाता कम जुटा पा रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की तारीख में वही वो जातियां हैं जिनको अपना हक लेना है, जिनको अपना अधिकार लेना है। और मेरा यह मानना है कि अब जो भी चुनाव होगा, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा का ही चुनाव होना है, उसमें वो जातियां सबसे ज्यादा मुखर होने वाली हैं जिनको हम ईबीसी कह रहे हैं। इन ईबीसी जातियों की पहचान नीतीश कुमार ने ही भारतीय जनता पार्टी की 90 के मंडल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स की थी उसी को आगे बढ़ाया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए ही बढ़ाया था। तब उनको यादव के मुकाबले कुर्मी का भी अधिकार चाहिए था। आज यादव कुर्मी के अधिकार के मुकाबले जो नीचे की जातियां हैं उनको अपना अधिकार चाहिए। इसलिए मुझे इसमें आंकड़े में बहुत फर्क नहीं दिखता है, बल्कि यह जरूर दिखता है कि अगर समीकरण थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शन वाला बदला तो हो सकता है कि एनडीए का आंकड़ा भी कुछ बढ़ जाए। एनडीए के आंकड़े के बढ़ने के आसार है। राहुल जी देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि चुनाव किस इशू पे होता है इस पे डिपेंड करेगा। अगर चुनाव जो है जातीय समीकरणों पे हुआ तो बहुत अलग बात होगी, लेकिन हम जिस तरह से बीजेपी को अब तक देखते हैं, सर पहले मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट आपने जो बात अभी कही, मैं कहता हूं पहले इसी पर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किस मुद्दे पर चुनाव होगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे होंगे, दूसरी तरफ सारे दल खड़े होंगे। मोदी जी वोट मांगेंगे अपने काम पर। आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपको फ्री राशन जो मिला उसकी बात होगी, जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, जो स्कीम्स सेंटर की हैं जो बेनिफिट कर रही हैं, इस पे होगा। अगर मैं थोड़ा सा हट के बोलूंगा कि जब हमने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में बात की थी लोगों से, तो ये मुद्दे थे कि मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, मुझे फ्री राशन मिल रहा है, इसके कारण वोट हुआ था। तो क्या बिहार में इसके कारण वोट नहीं होगा? इसके कारण अगर वोट हुआ और जातीय समीकरण पीछे छूट गया तो ये जरूर है कि एनडीए को काफी फायदा होगा वहां पर। दूसरी चीज ये है कि एनडीए की कोशिश, खासतौर से बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो इसे जातीय चुनाव ना होने दे, वो हिंदू वोट को एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगी। वहीं पर दूसरी जो ऑपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, वो इसे जातीय चुनाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कौन जो सफल होता है उसका बहुत ज्यादा असर दिखेगा। लोकसभा का चुनाव आपको आखिरी बार कौन सा जिसमें जातियां बहुत प्रभावी रही हो या वही मुद्दा बनाओ याद आता है? देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये 24 का हो जाएगा सौरभ, मुझे बिल्कुल नहीं याद आता है। एंकर के तौर पे मैं खुद भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लास्ट टाइम कौन सा आपको ऐसा याद है जिसमें जातियों के आधार पे किसी भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहा हूं, असेंबली इलेक्शन हुए हैं 2015 का असेंबली इलेक्शन बिहार का अगर आप ले लेंगे तो वो भी जाति के आधार पे था। यूपी का आप 2007-12 के इलेक्शन वो जातियों के आधार पे थे। ठीक, तो ऐसे तमाम सारे स्टेट्स के इलेक्शन ऐसे गिनाए जा सकते हैं लोकसभा पे ये कहा जाए कि वो वहां पे जातिगत मुद्दे, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, विधानसभाओं के लिए कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने अभी डिस्कशन के शुरू में ही कहा था कि चुनाव में दो चीजें होती हैं कि आप एक तो जैसे जो हम सर्वे के डेटा की बात कर रहे हैं ये हुआ पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, लेकिन जो आंकड़े हैं अगर आप वोट शेयर देखें और सीटें देखें तो आपका वोट शेयर जो है दोनों पार्टियों, दोनों जो गठबंधन है जो अभी बने नहीं है सही रूप में, अपने बिल्कुल ठीक ठाक रूप में, हाइपोथेटिकल जो है,
उसमें आप कह रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों के वोट शेयर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब आप सीटों की बात करते हैं तो आप खुद भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि एनडीए को इंडिया की तुलना में लगभग दोगुनी सीटें मिल रही हैं। दुगनी नहीं, 24-16। हाँ, 26-14 24-16 तो अगर आप इसको 1-2 इधर उधर मान लें तो यह लगभग दुगने का फर्क हो जाएगा, 13 दूना 26 टाइप में। हमारा यह सौभाग्य है हम सभी का कि हमारे साथ हम 4 लोग ही डिस्कशन में नहीं हैं, इसके अलावा ऑडियंस भी है। आप इनसे भी पलट के पूछिए कि क्या इनको ऐसा लगता है, बिहार ही नहीं, क्या पूरी कंट्री में इनको कहीं लगता है कि अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है किसी भी स्टेट में जातिगत समूहों के रूप में या जातिगत सेंटीमेंट के रूप में लड़ा जाने वाला है? तो शायद इसका जवाब मेरे विचार से जो है वो ना में होगा। एक जवाब भावेश मैं जाता हूं ऑडियंस के पास ही, बोलिए। देखिए, इनका सवाल अच्छा है, ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है, लेकिन मेरा एक सीधा सा जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी 40% वोट पाके यूपी में 73 सीट जीती थी, बीजेपी और अपना दल। लेकिन बीजेपी का 2014 की बात करता है, लेकिन 2019 में क्योंकि वहां पे सपा बसपा का अलायंस हुआ, लेकिन बीजेपी को वोट कितने मिले? बीजेपी और अपना दल को लगभग 51%, लेकिन सीटें घट के आ गई थी 64। तो जब भी कभी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होती है तो सीटें जो सीट स्पेसिफिक जो होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है। बीजेपी वही प्रॉब्लम फेस करेगी बिहार में भी। आप इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि बिहार, यूपी या देश के किसी भी अन्य हिस्सों में लोगों का अपना झुकाव होता है, एक अपना एक इंक्लाइनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। लगभग 70-80% लोग आज के डेट में इंक्लाइन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अगर साथ। विपक्षी दल एकजुट हुए हैं तो उसको कुछ असर तो वो डालेगा, कितना असर डालेगा ये हमको देखना होगा। मैं जरा ऑडियंस में सवाल लेना चाहता हूं। आप लोग बिहार के इस पर सर्वे पर बात कर सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कॉमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे पहले, बोलिए। सर, मेरा सवाल है सीएम नीतीश कुमार जी की मंशा पर। जो 2 अक्टूबर को डाटा रिलीज किया था उन्होंने, उसमें सिर्फ कास्ट पॉपुलेशन था, इकोनॉमिक का, हेल्थ का, एजुकेशन का वो डाटा गायब थे। और दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम कास्ट सर्वे कराएंगे नेशनल लेवल पे। तो क्या जो राजनीति है ये नया रूप बदल रही है? पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, अब हिंदू में भी कैटेगरी बांटा जा रहा है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे पूरे देश भर में। तो क्या हमारी यूनिटी को एक सवाल उठता है इसके ऊपर? नहीं, ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राहुल जी आज हमारे बीच में बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। राहुल जी बताएंगे ये नेता लोग इस सर्वे का करेंगे क्या, सर्वे का डेटा का क्या करेंगे उपयोग? देखिए, इसमें रिजर्वेशन की बात बाद में लगता है कि आएगी, लेकिन मैं जैसे ये बोल रहे थे कि जो बांटने की कोशिश, मैंने भी कहा कि बीजेपी की कोशिश होगी कि हिंदू वोट ना बटे, ये उनकी कोर कोशिश होगी। और जो विपक्षी जो एक गठबंधन बना है, क्योंकि उनके वोट उस तरह से हैं, यादव, मुस्लिम, ओबीसी, इस तरह से वोट उनके हैं, तो वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं जातिगत मामले पैमाने पर बट जाए और वो वोट उस तरह से करे जिस तरह से जातिगत वोट होता है। तो ये कोशिशें दोनों तरफ से होंगी। अब ये कोशिश किसकी सफल होती है उस पर बहुत कुछ चुनाव निर्भर करेगा। और कोई? इनको दीजिए भाई। सबको नमस्ते, मेरा नाम अरहान है, मैं IITM का जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे भावेश सर या फिर सबसे है कि इवन मैंने सर्वे देखे आपके कि आपने सबका पोल निकाला, बट यहाँ पर मेरे को एक नेग्लिजेंस दिखती है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं न्यूज़ में इतना नहीं हूँ, बट कोर ओवर जनरल में ये दिखता है कि क्रिश्चियन पीपल को बहुत ही नेग्लिजेंस उससे देखा जाता है और सर्वे भी नहीं ले जाता। यहाँ पर सारी माइनॉरिटीज़ हमें मेंशन दिख रही है, इवन मुस्लिम हमें मेंशन दिख रहे हैं, बट यहाँ पर हमें क्रिश्चियंस कहीं पर भी नहीं दिख रहे। इवन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, मैं क्योंकि इस सर्वे की बात हो रही है, हालांकि इस सर्वे का हिस्सा नहीं था ये। जो बात हमने जातियों की उसमें मैंने मुस्लिम वर्ग का डेटा भी बताया, क्योंकि उसकी तादाद है, इंपॉर्टेंट है, और वो वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं। जहां तक, क्योंकि इस डिस्कोर्स में धर्मों का डेटा, किस धर्म के कितने लोग हैं, केवल बिहार का ही हमारे पास है। मैं आपको बता देता हूं, बिहार में जो सर्वे में बताया गया है, क्रिश्चियन समाज की रिप्रेजेंटेशन जो पॉपुलेशन है वो है 75,238, जो बिहार की ओवरऑल पॉपुलेशन का 0.057, यानी आप कह सकते हैं 0.06%। मैं भी इसमें सर बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटेंशन या जो भी वर्ड यूज किए, मैं देखिए जब भी हम सर्वे करते हैं तो जो किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो सोशल बैकग्राउंड होता है उसको हम फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कितना है,
हिंदू कितना, मुस्लिम कितना, उसी का अनुपात में हम अपना सैंपल साइज लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जिन जिन जातियों का या जिन धर्मों को लेके हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वो एक बड़े फैक्टर हो रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं के डिस्कस यहाँ पे किया। अदरवाइज हम सभी डेटा को आपकी टीम बहुत मुमकिन है किसी ईसाई परिवार तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचती है। तो इसी में ये बात है कि अगर यही बात हम गोवा के बारे में कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कर रहे होते, वहां के राज्यों के बारे में कर रहे होते, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो वहां पे आता ही। तब वहाँ यादव पॉपुलेशन का कोई जिक्र ना यादव होता। पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं है ना, तो वहाँ पे बिहार में आपको यादव नजर नहीं आएंगे। हाँ, गोवा में कोई ये नहीं कह सकता कि आप यादव पॉपुलेशन का जिक्र क्यों नहीं कर नॉर्थ रहे हैं। ईस्ट में जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा बात होगी। बिल्कुल। तो बेसिकली जो चुनाव में जिस भी समाज का ज्यादा असर प्रभाव पड़ता है, चुनाव की इलेक्शन तो वोट का है ना, उसके बारे में चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि सब बराबर है और सबका महत्व भी बराबर है। आगे बढ़ते हुए देखिए, 457 सीटों का सर्वे आपके सामने हम लोग रख चुके हैं। 238 सीटें एनडीए जीता हुआ दिखाई देता है आज की परिस्थितियों के अंदर, और ये उस जादुई आंकड़े के काफी नजदीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। 272 पर देश में हमारी सरकार बन जाती है, तो ये 34 सीट उससे दूर है अभी, यानी 34 सीट और अगर एनडीए के खाते में जुड़ जाएगी तो वो कम से कम उस जादुई आंकड़े को छू लेगा जहां पर सरकार बनती है। इंडिया गठबंधन इसमें भी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 163 सीटों पर इंडिया गठबंधन हमें लगता है बढ़त ले सकता है, 56 पर अन्य दल। और ये जो 56 है, अगर नौबत आई कि इन दोनों ही गठबंधनों को किसी की जरूरत की, तो इन 56 में जो भी निर्दलीय होंगे या छोटी पार्टियां होंगी वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। फिर वो तय करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अभी की परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बाकी हैं, तब तक आप देख रहे हैं 238 पर एनडीए, 163 पर इंडिया अलायंस और 56 पर अदर्स। अब जो मैंने 34 सीटों की बात की, अभी तो सर्वे आपके सामने आएगा, तो मतलब उत्तर प्रदेश की 80 में से क्या 34 सीटें भी नहीं निकाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? पहले यही सवाल, इसी पर बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है इस पे तो किसी को भी, मतलब अगर अखिलेश यादव भी अगर, जिसको कहते हैं कि ध्यान से उनसे बात हो और उनको ये ध्यान में ना आए कि नहीं ये कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी कह देंगे। या इसको और थोड़ा सा आर्टिकुलेट करते हैं तो अगर राहुल गांधी की तरह बात करेंगे, वो थोड़ा ईमानदारी दिखने लगी, जैसे उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम पिछड़ रहे हैं, तो वो मान जाएंगे। लेकिन इन सब से इतर पिछले करीब 14 से 24 हो गया, एक दशक से उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है या पूरे उत्तर प्रदेश का जो मानस है, जो एक चित्त बनता है, जो कलेक्टिव माइंड है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। और उसमें 35 सीटें तो कहीं मायने नहीं रखती। मामला यह है कि क्या एसपी बीएसपी मिलके जब उनको 62 + 2 64 तक ले गए, तो अगर नहीं मिलेंगे तो वो 70 होगा या उससे ऊपर होगा, इसका सवाल होगा। आप शुरुआत कर रहे हैं 70 से। मुझे लगता है कि इससे कम का, बहुत कम इससे आंकड़ा नहीं होने वाला है। डेटा आने से पहले आप लोगों का असेसमेंट अभी तक, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में घूमते हैं। देवेंद्र जी, 2014 में 71 + 2 सहयोगियों के साथ 73 था, और 2019 में मेरे ख्याल में 64 था। 62 + 2 64 था। इस बार उसके किसके आसपास जाती हुई बीजेपी आपको लगती है, या बड़ा टफ है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा होम स्टेट है यूपी, इसीलिए मैं बहुत जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिक तरीके से या दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी और उसके जो एलाइज हैं, एलाइज वहाँ पे अपना दल है वहाँ पे, ठीक, तो बीजेपी और उसके एलाइज जो हैं वो मिलके मिनिमम जो आंकड़ा है वो 75+ लेके आएंगे। 75+, इसको ऑन रिकॉर्ड नोट किया जाए। अभी इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 जब हुआ था, तो एसपी और बीएसपी के साथ आने के बावजूद भी बीजेपी की खुद की जो अपनी सीटें थी वो 80 में से 63 थी, 80 में से 62 थी। उसके एलाइज जो दो एलाइज की थी, अपना दल, उनके पास से सीटें आई थी, और वो आंकड़ा लगभग 65 का हो रहा था। 15 सीटें जो हैं वो दूसरी पार्टियों के पास थी, जिसमें से एक कांग्रेस के पास थी, रायबरेली सीट, अमेठी राहुल गांधी अपनी सीट हारे थे। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है उसके पास 5 थी। हाँ, उनके पास 5 थी। और इसी 5 में से मैं अपनी अगली बात शुरू कर रहा हूं कि जब बाई इलेक्शन अभी यूपी का जब 2022 का मेन इलेक्शन हुआ और अखिलेश यादव ने अपनी आजमगढ़ सीट को वैकेंट करके जब वो विधायक बने, और बाई इलेक्शन में जब वहां पे उनके खुद के चचेरे भाई धर्मेंद्र जो है वो चुनाव लड़े, तो वो सीट फर्स्ट टाइमर एक व्यक्ति ने उनको जो है इलेक्शन लड़ते हुए हरा दी, जो कि बहुत पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत जाना माना कोई नाम नहीं है।
तो मुझे लगता है लेकिन कि उसमें भी शायद बसपा का ना लड़ना एक बड़ी बात थी। नहीं नहीं, देखिए जो वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया था आजमगढ़ का सपा और जो भाजपा के चुनाव बीच। था वो शाह आलम गुड्डू जमाली जो समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे लेकिन नहीं मिला, और उसके बाद वो पार्टी बदल कर चले गए। सारा समीकरण सिर्फ गुड्डू जमाली की वजह से बदला, वरना वोट कम मिले ऐसा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि अब जबकि मुलायम सिंह यादव पिछले इलेक्शंस तक अभी जो हुए थे उस समय तक थे, इसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी की जो दशा और दिशा है उसको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से वहां देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के मुकाबले उनका कार्यकर्ता, उनका खुद का मनोबल ऐसा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो अपनी सीटों की पिछड़े आंकड़े में कोई सुधार करने वाले। अच्छा, आपको तैयारी नजर नहीं आ रही? मुझे नहीं लगता असेंबली इलेक्शंस उनके लिए सबसे बड़ा मौका थे और उसमें भी कोई ऐसा बड़ा धांसू प्रदर्शन नहीं। हर्षवर्धन जी ने कहा बीजेपी मिनिमम 70, देवेंद्र जी कह रहे हैं मिनिमम 75। अब राहुल जी का जान लेते हैं। इसमें ये साफ है कि एडवांटेज बीजेपी तो है ही। अगर हम समाजवादी पार्टी इतना सेफ प्ले नहीं, मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा सेफ नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अगर हम वोट परसेंटेज को पिछले मिला लें 2019 के, तो भी वो आधा भी नहीं पहुंचते हैं जितना कि बीजेपी को वोट परसेंटेज मिला था। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ समय में अगर हम सरकार को देखें, यूपी सरकार को देखें, तो बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश में विकास का हुआ है। जहाँ तक सड़कों की बात है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की आने की बात है, ये बहुत सारा काम हुआ है। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो कि एक अहम मुद्दा रहता है उत्तर प्रदेश में, वो भी काफ़ी बेहतर रही है। तो ऐसे में ये बात साफ है कि बीजेपी को बढ़त तो है ही। अब वो कितनी बढ़त है ये देखने वाली बात है। इसको इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं विधानसभा और लोकसभा चुनावों को मिला के नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो ये बात हम नकार नहीं सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें लगभग डबल कर ली थी। तो अब इस दोनों पार्टियों का साथ आना, इस बार तो कांग्रेस भी साथ लड़ेगी। अब कितनी सीटों पर कौन दल लड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन जब सीटें हम दिखाएं तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं भावेश से। आपने किस तरीके से सीटों का डिवीजन करते हुए ये सर्वे किया कि किस सीट पर कौन लड़ेगा? देखिए, एक तो तरीका ये था कि हमारे पास पिछले 3 लोकसभा चुनावों का डेटा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे स्ट्रांग रही है। तो एक तो वो तरीका था हमारे पास। दूसरा, बीजेपी का जो अपना अलायंस है उनका तो पता है कि वो कहाँ पे है। दूसरी, कांग्रेस का जो वोट्स है वो अब सीमित पॉकेट्स में रह गए। 4-5 सीटों पे, मैंने पिछली बार बोला भी था, 4 लोकसभा सीटें थी जिस पे कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 रही थी। तो उसमें उसको कोई भी मैथमेटिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं कि कौन सी पार्टी कौन सी लड़ेगी तो वहीं से लड़ेगी। एग्जैक्टली। अब हो सकते 2-3 सीटें एक्स्ट्रा दे दे, तो उसमें हमने कोई वही तो पिछले 3 जो लोकसभा चुनाव का था वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकाला था कि कौन सी सीटों पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत रही और एक संभावना क्या कि कौन सी सीट किसको दिया जा सकता है। उसके बाद जो सर्वे में ये आया कि ये सीटें पे वो उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि ये पार्टी जीत सकती है। चलिए, तो अब वोट शेयर की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का वोट शेयर आपके सामने आने जा रहा है और यही वो राज्य है जो तय करेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इनफैक्ट ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी तरफ से कौन होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, वोट शेयर 51% वोट यूपी में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हालात में। समाजवादी पार्टी को 25%, कांग्रेस पार्टी को 4%, बसपा को 11%। 25, 4 और 11, इनको आप अगर क्लब कर लेते हैं तो ये आपके सामने 40% का वोट जो है वो बन जाता है। तो 51% बीजेपी को और 40% वोट ये इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैप 10-12% का गैप जो है वो अच्छा गैप माना जाता है, डिफरेंस काफ़ी माना जाता है वोट शेयर के अंदर। अन्य 9% है। तो ये आपके सामने ही हमने दिखाया अभी वोट शेयर जिस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 50% के ऊपर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अगर पोल कर ले रहा है तो ये तो क्लियर हो जाता है उससे कि पब्लिक की प्रेफरेंस क्या है। और गैप जैसे मैंने आपको बताया वोट शेयर में एनडीए और इंडिया के बीच में 11% का वोट साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण 11% से जो ये 50% का आंकड़ा है, और 2014 और 2019 ये दो जो चुनाव हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कितनी मजबूती आई है वो भी दिखाया है। 1 लाख से 3 लाख तक ये जीत का अंतर मैं बता रहा हूं। 1 लाख से 3 लाख तक के अंतर वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती सीटों में लगभग आधी हैं।
यानी जितनी सीटें वो यूपी जीतते में। हैं, यूपी में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ हो जाएंगी, तो उनका मत प्रतिशत 29 हुआ। यानी अगर अभी के लिहाज से देखें तो करीब 22% अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर बहुजन समाज पार्टी आ भी जाती है तो भी 10%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो 2014 वाला आंकड़ा था 71 + 2 यानी 71 भारतीय जनता पार्टी, 2 अपना दल। लेकिन अब इसमें एक एक्स फैक्टर जुड़ा है, वो एक्स फैक्टर है ओम प्रकाश राजभर। जब उनके साथ जुड़कर यह आंकड़ा आता है तो यह आंकड़ा निश्चित तौर पर 75 की तरफ जाता हुआ दिखता है। अब वो मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर रिटेन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई और नया समीकरण बनेगा, बसपा का वहां एक्स फैक्टर काम करेगा, वो कुछ माइनस करेगा और फिर जीत जाएंगे। तो 80 में से कितनी बचा पाएगी विपक्षी गठजोड़, ये बात तब करनी चाहिए। भाजपा को कितनी मिलेगी उसकी तो सीलिंग लग गई है, 70 के नीचे जाना नहीं, 70 से 75 की तरफ इस आंकड़े के अनुसार जाती हुई दिख रही है। देखिए, अभी हमने जब ये वोट शेयर की चर्चा की तो हमने बसपा का वोट भी इसमें जोड़ करके बात की। ये अपने आप में बड़ा अहम चर्चा का विषय है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? अब ये सवाल हो सकता है कि भाई ये तो हम पहले भी देख चुके, 2019 में देख ही चुके हैं, लेकिन इस बार जब एक कलेक्टिव एफर्ट और एक माहौल बना करके ये काम किया जा रहा है पूरे देश में, तब अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी और कोई छोटे दल सब मिलकर खड़े होते हैं तो क्या परिस्थिति कुछ बदलेगी? आइए अब जरा बात कर लेते हैं हम कुछ सामाजिक वर्गों के वोट शेयर की। तो इन 80 सीटों में मुस्लिम वोट जो है वो किस तरीके से वोट करता हुआ दिखाई देता है, आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एनडीए को केवल 3%, ये वही बिहार वाला ही डेटा है, लगभग 3% वोट केवल बीजेपी को मुस्लिम समाज से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 78% मुस्लिम वोट जा सकता है, बसपा को 11% मुस्लिम वोट मिल रहा है और अन्य को 8। तो बहुजन समाज पार्टी अगर अलग लड़ रही है, कम से कम मुस्लिम वोट जो है वो मछली की आंख दिख रही है उसको, वो हमें डिवाइड होता हुआ खास नहीं दिखाई दे रहा। 78% तक, लगभग 80% वोट इंडिया गठबंधन को। बहन जी अलग भी चुनाव लड़े तो लेकिन मुस्लिम वोट टूटेगा ऐसा नहीं दिखता। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है वो उसको ये लग रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप होगा या एकदम साफ साफ चले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो 2-3 जो बीच में चीज़ें की गई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, ऐसा नहीं होता। अपना ज़िला प्रेसिडेंट 70% ज़िला प्रेसिडेंट्स को बदलना, ये बीजेपी ने किया। दूसरी तरफ बीजेपी जो है दलित वोटों की तरफ बेहद कोशिश कर रही है। वहाँ दलित सम्मेलन हो, दलित कॉन्फ्रेंस हो, भीम कॉन्फ्रेंसेस हों, ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहे और आए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, और ये सिर्फ इसी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा, समाजवादी पार्टी भी इसी तरफ कर रही है। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो वो भी एक यात्रा शुरू कर रही है, दलित जो है संवाद अभियान जो है वो शुरू कर रही है। तो सारी पार्टियां इस वक्त दलित वोटों की तरफ लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे मेरे एक सहयोगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शायद जातीय समीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये पार्टियां ये नहीं कर रही होती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर जिस तरह की चीजें हो रही है वो देखने लगे। अभी हम मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे। मुस्लिम वोट सीधा सीधा एक मुश्त हमको जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। बसपा अलग भी लड़े तब भी छिटक नहीं रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम अगर 2019 के पहले का एक इलेक्शन आप याद करें, जो 2017 में हुआ था, और फिर 2022 का एक इलेक्शन जो असेंबली के हुए थे, उसमें बीएसपी की ये स्ट्रेटजी थी कि उसने सबसे ज़्यादा, मतलब समाजवादी पार्टी की तुलना में भी उन्होंने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा दिए थे। लेकिन जब सीटों की टैली आई तो अभी 2022 का रिसेंट आप देखेंगे तो बीएसपी की संभवतः कुल 1 सीट आई थी पूरे प्रदेश से, और उनका जो वोट शेयर था वो ऑल टाइम लो आ गया था। तो एक तो ये कि मुस्लिम वोट बड़ा कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है। कांग्रेस कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। कांग्रेस जो है लास्ट टाइम अलायंस में सपा के नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप में अलायंस में इस तरीके से थी कि जिन 2 सीटों पे वो लड़ रही थी, रायबरेली और अमेठी की, उन 2 सीटों पे जो है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने। नहीं, आपको लगता है वो परिस्थिति बदली नहीं? अब तो बड़ी चर्चा है कि राहुल गांधी के पीछे जो है माइनॉरिटी वोट खड़ा हो गया है, उनको अपना लीडर देख रहा है। नहीं, अगर राहुल गांधी के पीछे मायावती का वोट खड़ा हो गया या ऐसी कोई चर्चा है तो उन्हें अमेठी या कोई भी एससी वोट, एससी सीट से तो वो लड़ नहीं सकते। माइनॉरिटी वोट नहीं, माइनॉरिटी वोट ठीक है कि माइनॉरिटी वोट के लिए आपके पास कैंडिडेट भी होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो आप कैंडिडेट नहीं देंगे।
तो ये तो तय है कि मायावती को जो 11% वोट आप दिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उतना भी वोट नहीं आना है। अच्छा, बल्कि आप 88 या 90% वोट मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन का, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन जो है या मुस्लिम वोटर पॉपुलेशन जो यूपी में है वो 16, 17, 18% ही है। तो अगर वो कंसोलिडेट होकर इनके पीछे खड़ी भी होती है तो ऐसा थोड़ा है कि ये 30% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करने जा रहे हैं। तो अंतर लेकिन बीजेपी के कई 50%। कई सीटों पर, कई सीटें ऐसी हैं जहां 30%, कहीं कहीं 40% तक भी यूपी में भी असर है। हाँ। तो उन सीटों पर, जैसे आप ही ने जिक्र किया अभी आजमगढ़ की सीट का, जी, तो वहां पर प्रभाव पड़ता है। देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मैंने फिर कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो पार्लियामेंट्री सीट होती है वो एक लोकसभा सीट यूपी में आमतौर से 5 विधानसभाओं से मिलकर बनती है। तो आप अगर यूपी के 2022 के असेंबली के आंकड़े देखें तो उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसका कारण यह है कि जब आप ये कहते हैं कि 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 40% यहां पे हिंदू हैं, तो वो सीट जो है वो कास्ट फैक्टर में नहीं आती, वहां पे पूरी तरीके से पोलराइजेशन काम करता है। और पार्लियामेंट में पहली बात तो पोलराइजेशन फैक्टर से कोई सीट निकालना संभव नहीं है यूपी में, और दूसरी बात है कि अगर ये फैक्टर काम भी करने लगे तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन ज्यादा बेहतर होता है बीजेपी के लिए। चलिए, दलित वोट की बात हुई थी, जल्दी से हम वो भी आपको दिखा देते हैं। दलित वोट को मोटे तौर पर जाटव वोट और गैर जाटव दलित वोट, ऐसे हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। तो जाटव वोट जो है, जो खास तौर पर बीएसपी का वोटर माना जाता है, मायावती जी का वोटर माना जाता है, तो वो एनडीए के पास 21% तक जा सकता है, इंडिया गठबंधन के पास 11, 60% बसपा। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि जाटव वोटर की प्रेफरेंस जो चली आ रही है दशकों से, वो अभी भी वही है, बहुजन समाज पार्टी। नॉन जाटव दलित्स 37% एनडीए के साथ जाते दिखते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ 11%, 47% यहां भी बहुजन समाज पार्टी के पास। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है वो जरूर एनडीए या बीजेपी उस पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हुई है। इसके अलावा आ जाइए अब सवर्ण, कुछ अगली जातियों के वोट पर। ब्राह्मण वोट 71% भाजपा, 12% इंडिया अलायंस, 5% बसपा। ठाकुर वोट, हमने ब्राह्मण वोट दिखाया अभी। ब्राह्मण वोट 71% इंडिया, 12% एनडीए, 12% इंडिया अलायंस, 5% बसपा। और इसके बाद ठाकुर वोट की बात करेंगे तो ये 82% एनडीए के साथ जाता हुआ दिखता है। इंडिया गठबंधन के साथ केवल 7% ठाकुर वोट जाता हुआ दिखाई देता है। राजभर वोट, जिसकी अभी बात हुई थी पीछे, 77% तक राजभर वोट एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, केवल 15% दूसरी ओर जाता हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कितनी सीटों पर इसका असर होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। निषाद वोट, ये भी एलाए हैं बीजेपी के, एनडीए के साथ ही हैं। निषाद वोट 69%, 70% लगभग एनडीए के साथ है, 22% इंडिया गठबंधन के साथ है। जाट वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर वेस्ट यूपी में, 40% एनडीए, 56% इंडिया अलायंस। तो इस पर भी बात होगी। जाट वोट अभी भी बहुतायत में आधे से ज़्यादा जो है वो इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है। वैश्य वोट 76%, एनडीए 13%, इंडिया अलायंस। कुर्मी वोट 68%, एनडीए 19%, इंडिया अलायंस। मौर्य वोट 55%, एनडीए 25%, इंडिया गठबंधन। इसमें से किसमें आपको, हर्षवर्धन जी, कहीं कोई आश्चर्य लगा हो? नहीं, मुझे इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं लगा, लेकिन जो गैर जाटव वोट हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा समीकरण बदला है। क्योंकि देखिए, वाल्मीकि हो, खटिक हो, पासवान हो, मतलब ऐसे जो सारे वोट हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े परंपरागत वोट हो गए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी के आने के पहले ये शुरुआत हुई थी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम ध्यान से देखें तो जो जाट फैक्टर के बाद भी जो सफलता मिली, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, 19 और 22 की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 14 वाला तो फिनोमिना ही अलग था। तो 19 और 22 में जो हुआ, तो यही वो वोट था जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस जगह पर सपोर्ट कर दिया जहां उसकी स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। तो मेरा यह मानना है आज तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। और अभी जो मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो दिखता है उसमें मायावती इतनी ताकतवर नहीं दिख रही है कि दूसरा कोई मतदाता समूह उनके साथ जुड़े, उनके साथ कटने वाली स्थिति दिख रही, जुड़ने वाली नहीं दिख रही। तो आप कह रहे हैं गैर जाटव दलित वोट हो या इसके बीजेपी के साथ ज्यादा जाएगा, और जाट वोट भी आपको लगता है बिल्कुल इससे बेहतर जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।